गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। जनरली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जो है वो काफ़ी टफ लगता है, स्पेसिफिकली जब नीट में पेडिग्री एनालिसिस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। तो आज हम एक बड़े इजी तरीके से समझेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली अगर हमने किसी भी कैरेक्टर या कह लो किसी भी ट्रेट या किसी भी जो है डिसऑर्डर की इनहेरिटेंस देखनी है, सपोज करो कोई बीमारी है वो आपके जो है फोर फादर्स को थी, एंसेस्टर्स को थी, एंड यू वांट टू नो कि उस बीमारी के आपके नेक्स्ट जनरेशन में कितने % चांसेस हैं होने के, या आपके घर में किन किन लोगों को वो बीमारी हो सकती है, आगे आने वाली जनरेशन्स में वो बीमारी के कितने % चांसेस हैं। तो हम जो है उस बीमारी की इनहेरिटेंस को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो बेसिकली अगर आप बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें, पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली क्या है, एक स्टडी है। इसमें आप करते क्या हैं, हम किसी भी ट्रेट या किसी भी इनहेरिटेंस, ट्रेट या कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि किस तरह वो कैरेक्टर अपने आप को जो है फर्दर हर एक जनरेशन में जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर हम लोगों ने स्टडी करनी है कैरेक्टर की इनहेरिटेंस तो हम उसको एक ग्राफिकल मैनर में स्टडी करेंगे। ग्राफिकल मैनर जैसे आप बचपन में हम लोग फैमिली ट्री बनाते थे कि फैमिली में दादाजी हैं, दादी जी हैं, आगे मम्मा है, पापा है, आगे हम अपने भाई बहन और आगे आने वाली जनरेशन हम बनाते थे। Similarly, in the form of graphical representation, we can predict कि वेदर वो जो ट्रेट है वो आने वाली जनरेशन्स में आएगा या पीछे कितनी जनरेशन्स को वो एक्सप्रेस, कितनी जनरेशन्स में वो ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होके आया है। तो अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? इट्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ inheritance of a particular trait, or you can say a particular character। ठीक है, अगर हमने किसी भी ट्रेट, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी डिसऑर्डर, किसी भी बीमारी की इनहेरिटेंस को स्टडी करना है तो हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। अब जब हम ये ग्राफ बनाओगे, ये चार्ट बनाओगे, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। डिफरेंट सिंबल्स दे आर यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। अब ये जो सिंबल्स आप पेडिग्री एनालिसिस में लोगे, ये बेटा जो सिंबल्स होते हैं, दीज आर स्टैंडर्ड सिंबल्स and you can say these are universal symbols, that is they will be applicable for each and one individual। So before we start with कि हमने पेडिग्री एनालिसिस करना कैसे है, हमें कुछ बेसिक सिंबल्स जो हैं वो पता होने चाहिए जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है, जिनकी हेल्प से जो है हम इजीली पेडिग्री एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। सो पहले लेट अस स्टडी द वेरियस सिंबल्स फॉर द पेडिग्री एनालिसिस। सबसे पहला सिंबल हम जो लेंगे, अगर इस तरह से स्क्वायर है तो पेडिग्री एनालिसिस में ये जो स्क्वायर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेल। अगर सर्कल है तो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा फीमेल, राइट, क्लियर। उसके बाद बेटा अगर स्क्वायर जो है वो इस तरह से शेडेड है, डार्क है, तो इट मींस इट्स अ अफेक्टेड मेल, दैट इज इस मेल को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट। अगर सर्कल जो है दैट इज शेडेड तो इट इंडिकेट्स अफेक्टेड फीमेल। These four symbols are clear। उसके बाद अगर इस तरह से बेटा जो स्क्वायर है वो हाफ शेडेड है, ठीक है, तो इट विल इंडिकेट हेट्रोजाइगस मेल और यू कैन से हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। अगर सर्कल इस तरह से हाफ शेडेड है तो ये सर्कल क्या इंडिकेट करेगा, हेट्रोजाइगस फीमेल। ये कंडीशन हमें जनरली देखने को मिलेगी बेटा ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर सर्कल के बीच में इस तरह से डॉट है तो ये डॉट क्या इंडिकेट करेगी बेटा, कैरियर फीमेल, ठीक है, दैट इज फीमेल में डिजीज वाली जीन है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सिंबल्स बेटा देखो,
अगर इस तरह से स्क्वायर और सर्कल के बीच में लाइन है, मतलब स्क्वायर और सर्कल एक लाइन से जॉइंट है बेटा, तो वो क्या इंडिकेट करेंगे? मेटिंग, इन सिंपल वर्ड्स मैरिज बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, राइट। नेक्स्ट, अ डबल लाइन बिटवीन द स्क्वायर एंड द सर्कल, ये चीज क्या इंडिकेट करती है? इट विल इंडिकेट कंसेंग्यूनियस मैरिज। कंसेंग्यूनियस मैरिज मतलब जब क्लोज रिलेशनशिप्स में शादियां होती हैं, जैसे आपकी कजन्स के साथ, बुआ की लड़की, मामे के बेटे के साथ जब शादी हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज कंसेंग्यूनियस मैरिज, राइट। उसके बाद अगर इस तरह से जो है नेक्स्ट जनरेशन हम लोगों ने शो करनी है, तो वी कैन शो लाइक दिस, कि ये हमारे पास हो जाएंगे पेरेंट्स और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? नेक्स्ट जनरेशन। सो दिस विल शो द ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अगर इस तरह से जो है स्क्वायर कट है या सर्कल जो है वो कट फॉर्म में है, तो दिस विल इंडिकेट डेथ। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, सर्कल के ऊपर लाइन है तो दिस विल इंडिकेट एबॉर्शन और यू कैन से स्टिल बर्थ, राइट। लास्टली बेटा, अगर इस तरह से स्क्वायर के नीचे एरो है, ये एरो क्या इंडिकेट करेगा? दिस एरो विल इंडिकेट प्रोपोजिटस और यू कैन से प्रोबैंड। ठीक है। प्रोपोजिटस और प्रोबैंड का क्या मतलब होता है? प्रोपोजिटस मतलब वो पर्सन जिसमें ये ट्रेट जो है वो सबसे पहले एक्सप्रेस हुआ है। अब हम स्टडी करेंगे पेडिग्री एनालिसिस करने से पहले पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आया, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, और तभी आप जो है नीट के एग्जाम में पेडिग्री से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स फर्स्ट स्टडी अबाउट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ जी बेटा, तो अब हम स्टडी करते हैं अबाउट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज किस तरह से कोई भी डिजीज, कोई भी कैरेक्टर जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा डिफरेंट जनरेशन्स में। अब हमें इतनी चीज मालूम है कि जो पेडिग्री एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए फॉलो करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जब म्यूटेशन प्रॉब्लम किसमें है? जीन्स में है। ठीक है। जब जीन में प्रॉब्लम आ रही है, जीन में म्यूटेशन हो रही है, उस वजह से जो डिसऑर्डर होगा उसे हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, क्योंकि बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है उनको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले डिसऑर्डर्स होते हैं बेटा ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, राइट, एंड सेकेंड डिसऑर्डर्स आर बेटा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। दैट इज हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। 46 में से जो 44 हैं वो क्या होंगे? ऑटोसोम्स होंगे, एंड लास्ट 2 जो है वो क्या होंगे? जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ के, दैट इज XX या XY को छोड़ के बाकी जितने भी क्रोमोसोम्स हैं हम उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। अगर ऑटोसोम्स के किसी जीन में म्यूटेशन है तो वो डिसऑर्डर कौन सा हो जाएगा? ऑटोसोमल। अगर X या Y क्रोमोसोम की किसी जीन में म्यूटेशन हुई, ठीक है, तो उस वजह से जो डिसऑर्डर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, राइट। इतनी चीज की क्लैरिटी है बेटा। अब जब हम ऑटोसोमल की बात करते हैं, ऑटोसोमल्स को भी हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बेटा। नंबर 1 इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड नंबर 2 इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन हो रही है। अब डोमिनेंट अगर आप ट्रेट ले रहे हो ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो या तो बेटा जो इंडिविजुअल होगा इट विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है। या वो इंडिविजुअल क्या होगा बेटा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। दैट इज जब आप ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हो तो या तो जीनोटाइप होगा कैपिटल ए, दैट इज दोनों अलील सेम, होमोजाइगस डोमिनेंट, या फिर बेटा जीनोटाइप क्या होगा?
हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन आया या ये कॉम्बिनेशन आया उसकी वजह से आपको जो डिसऑर्डर होगा दैट विल बी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, राइट। अब जब आप रिसेसिव की बात करोगे, रिसेसिव का क्या मतलब होता है, रिसेसिव में जो इंडिविजुअल होगा दैट विल ऑलवेज बी होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज उसमें कौन सी जीन प्रेजेंट होंगी, स्मॉल ए, राइट। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स आर क्लियर। अब जब आप सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स की बात करते हो तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो हैं उनको भी आप फर्दर दो कैटेगरीज में बेटा डिवाइड कर सकते हो, या तो वो बेटा एक्स लिंक्ड होंगे या फिर बच्चे क्या होंगे, वाई लिंक्ड। ऐसा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम तो दो ही है, एक एक्स और एक वाई। तो अगर प्रॉब्लम एक्स क्रोमोसोम में आई तो वो डिसऑर्डर कौन सा हो जाएगा, एक्स लिंक्ड। अगर प्रॉब्लम वाई क्रोमोसोम में आई तो वो डिसऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, वाई लिंक्ड, राइट। अब एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स जो हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो हैं बेटा, वो भी दो कैटेगरीज के होते हैं। नंबर 1 आर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हाँ जी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को बेटा समझो प्रॉब्लम किस में है बेटा, एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। ये डिसऑर्डर कब होगा, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर म्यूटेटेड जीन, बीमारी वाली जीन, डिजीज्ड जीन खुद को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। या इस तरह से भी हो सकता है दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जब बीमारी वाली जीन आ गई, म्यूटेटेड जीन आ गई, तो उसकी वजह से हमें डिसऑर्डर होगा, वो होगा एक्स लिंक्ड और कौन सा होगा, डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ये तो बात हुई फीमेल्स की। अगर आप मेल्स की बात करो तो मेल्स में अगर इस तरह से बीमारी वाली जीन आ गई, एक्स क्रोमोसोम आ गया जिसके ऊपर बीमारी वाली जीन है, तो मेल्स में ये डिजीज जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगी, राइट बेटा। इतनी चीज की क्लैरिटी हुई। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है, इतनी चीज क्लैरिटी है बेटा। देन आ जाएंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स में बेटा क्या होता है, जो रिसेसिव जीन है उसको आप डिनोट करोगे जैसे स्मॉल बी। ये कब एक्सप्रेस करेगी, जब दोनों जो हैं एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर बीमारी वाली जीन आएगी तभी ये खुद को एक्सप्रेस करेगी। एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम में अगर फीमेल्स के केस में ये जीन आई तो इट विल नॉट एक्सप्रेस। दोनों रिसेसिव जीन्स जब इकट्ठी प्रेजेंट होंगी तभी जो है वो बीमारी जो है वो एक्सप्रेस होगी। और अगर आप मेल्स की बात करो तो मेल्स के अंदर अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन आ गई तो बीमारी क्या होगी, मेल्स में एक्सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में बेटा बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ। अब बात करते हैं वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स की। जो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं उनमें हमें डोमिनेंट रिसेसिव वाला एज सच कुछ कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स में याद रखने वाली बात ये है बेटा, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स हमेशा मेल टू मेल होंगे। रीजन, क्योंकि जो मेल्स का वाई क्रोमोसोम है वही आगे सन्स में ट्रांसफर होगा। तो अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर सपोज करो कोई जीन है, म्यूटेटेड जीन है, तो वो आगे सिर्फ सन्स में ही पास होगी, डॉटर्स को पास नहीं होगी। तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स जनरली मेल टू मेल ही ट्रांसफर होते हैं, ठीक है बेटा। अब इतना पैटर्न आपको समझ में आया कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल भी डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड जो है वो भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव होंगे। अगर आपको बेटा इतनी चीज समझ में आ गई, अब नेक्स्ट आपको दिमाग में रखना है, जब आपने पेडिग्री एनालिसिस करना है तो पेडिग्री के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको वो रूल्स समझ में आ गए तो पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व करना विल बी वेरी इजी, राइट। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हम किसको बोलेंगे, जिसमें बेटा नंबर 1 नो स्किपिंग ऑफ जनरेशंस, दैट इज बेटा ये डिसऑर्डर
हर जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करेगा। आपके पेरेंट्स को था, आपको भी है, आपके घर में है, आपके जो है आने वाली जनरेशन्स में आपके बच्चों को भी होगा। तो अगर कोई डिसऑर्डर, कोई ट्रेट, कोई कैरेक्टर, कोई बीमारी हर जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर रही है तो हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, मतलब वो डिजीज जो है वो खुद को हर जनरेशन में एक्सप्रेस करेगी। तो जब आपने पेडिग्री एनालिसिस करना है तब आपने देखना है क्या वो बीमारी हर जनरेशन में आ रही है, उसमें जनरेशन्स की स्किपिंग तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगी बेटा? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। दूसरी चीज इसमें बात याद रखने वाले ये है कि इसमें अगर पेरेंट्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं, दैट इज पेरेंट्स में बेटा अगर बीमारी वाली जीन है तो आगे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो अफेक्टेड भी हो सकते हैं। दैट इज offsprings can be affected also and offsprings can be unaffected also। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस हुए बेटा, अगर दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो मेंडेलियन लॉज के अकॉर्डिंगली 25% चांस तो ये भी आएंगे ना कि आपके पास ये कॉम्बिनेशन आ जाए स्मॉल ए, मतलब बच्चे में बीमारी गई नहीं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपके पास दोनों तरह के ऑफस्प्रिंग्स आने के चांसेस होते हैं, अफेक्टेड भी आएंगे और अनअफेक्टेड भी आएंगे। ठीक है बेटा, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट क्लियर हुआ। जब बीमारी हर जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करेगी, कैरेक्टर हर जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। हाँ जी, अब जब आप रिसेसिव की बात करते हो, पेडिग्री में रिसेसिव कैसे पहचानेंगे? रिसेसिव ट्रेट, तो रिसेसिव ट्रेट को हम ऐसे पहचानते हैं, रिसेसिव ट्रेट में देयर इज स्किपिंग ऑफ जनरेशंस। What do you mean by skipping of generations? इसका मतलब ये है बेटा पेरेंट्स को बीमारी नहीं होगी, पेरेंट्स अनअफेक्टेड होंगे, लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है बेटा दैट विल बी अफेक्टेड। दैट इज बेटा ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। पेरेंट्स विल बी अनअफेक्टेड बट ऑफस्प्रिंग्स विल बी अफेक्टेड। दैट इज unaffected parents will have affected children। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस क्लियर हुआ बच्चे? डोमिनेंट में ट्रेट हर जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव में देयर विल बी स्किपिंग ऑफ द जनरेशंस। पेरेंट्स में नहीं है ट्रेट लेकिन बच्चों में आ गया, मतलब वो ट्रेट क्या है? रिसेसिव है। राइट, अब बच्चे बात करते हैं तीसरे रूल की। जब हमने एक्स लिंक्ड की बात करनी है, कैसे पहचानोगे जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या रिसेसिव है? ये जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है बेटा, इसके ज्यादातर फीमेल्स में होने के चांसेस होते हैं, मेल्स में ये डिसऑर्डर नहीं होता। मेल्स टू सन सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स जो है वो ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इधर देखो बच्चे, बीमारी वाली जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है या म्यूटेटेड जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। राइट, तो जब आगे बॉय बनना है तो मेल ने तो अपना वाई क्रोमोसोम देना है, तो वाई क्रोमोसोम तो है ही। ठीक है, इट मींस अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट फादर में है तो वो आगे सन्स में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फादर में वो ट्रेट है, अफेक्टेड फादर है, तो वो ट्रेट सारी की सारी डॉटर्स में जाएगा, क्योंकि फादर ने तो अपना एक एक्स क्रोमोसोम देना ही देना है। एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा, तो अगर फादर से ये वाला एक्स क्रोमोसोम आ गया तो वो डिजीज क्या हो जाएगी? एक्सप्रेस हो जाएगी। इट मींस सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स जो हैं वो जनरली किसको ज्यादा होंगे? फीमेल्स को। अगर फादर में है तो फादर से भी वो डॉटर को ट्रांसफर होगा। फादर टू सन कभी भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स जो है वो ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, अब बात करो बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो जनरली होंगे मेल्स में। इनकी मेल्स में होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? फीमेल में तभी होगा रिसेसिव डिसऑर्डर जब ये दोनों रिसेसिव जीन्स स्मॉल बी इकट्ठी आएंगी, लेकिन मेल में एक भी रिसेसिव आ गई
तो ये जो ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि मेल्स क्या होते हैं, हेमीजाइगस होते हैं। मेल में अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज्ड कंडीशन आ गई, म्यूटेटेड जीन आ गई, दैट जीन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। इसलिए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जनरली किसको होते हैं बेटा, मेल्स को होते हैं। हाँ जी बेटा, अब देखो यहाँ पे मैंने पेडिग्री चार्ट्स बनाए हैं। इन पेडिग्री चार्ट्स को देख के हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे आप ये पता लगा सकते हो वेदर द डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, या भी वो सेक्स लिंक डोमिनेंट है, सेक्स लिंक रिसेसिव है, या वाई लिंक्ड है। सबसे पहले इस फर्स्ट पेडिग्री चार्ट को बेटा ध्यान से देखो। स्क्वायर एंड सर्कल कलर्ड है, मतलब पेरेंट्स क्या है, वो अफेक्टेड है, उनमें प्रॉब्लम है। आगे आप अगली जनरेशन देखो, अगली जनरेशन में 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 जो हैं दे आर अफेक्टेड, मतलब ट्रेट पेरेंट्स को था, पेरेंट्स से आगे अगली जनरेशन में गया, उसके बाद थर्ड जनरेशन में भी वो ट्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने जो रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली देखो, हर जनरेशन में वो जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो रहा है। अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे हैं और अनअफेक्टेड बच्चे भी हैं। ठीक है, उसके बाद मेल्स और फीमेल्स बोथ आर अफेक्टेड। अब क्योंकि ट्रेट हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स भी है, अनअफेक्टेड भी है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दे आर इक्वली अफेक्टेड। इसलिए बेटा इस ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। समझ में आया किस तरह से हम एक पेडिग्री चार्ट को देख के ये पता लगा सकते हैं कि ट्रेट डोमिनेंट ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मैम डोमिनेंट है तो ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है। तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के रूल्स मैंने आपको करवाए थे। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में अगर फादर अफेक्टेड है तो ट्रेट सिर्फ और सिर्फ आगे डॉटर्स में जाएगा, लेकिन फादर अफेक्टेड होने के बावजूद ट्रेट अगली जनरेशन में जो है वो सन्स को भी पास ऑन हो रहा है। इट मीन्स डेफिनेटली दिस इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, दिस इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो फर्स्ट पेडिग्री बेटा क्लियर हुई ऑटोसोमल डोमिनेंट की। अब देखो बेटा इस सेकंड पेडिग्री पे देखो, पेरेंट्स नॉर्मल है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन में देखो ट्रेट या बीमारी खुद को एक्सप्रेस कर गई। ठीक है, सन को भी है और डॉटर को भी है। अब उसके बाद देखो बेटा ये नॉर्मल लड़की थी, नॉर्मल डॉटर थी, इसकी शादी नॉर्मल पर्सन से हुई, अनअफेक्टेड पर्सन से हुई, लेकिन अगली जनरेशन में फिर ये ट्रेट जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर गया। तो इस पेडिग्री को देख के हमें क्या पता चल रहा है, जो हमने रूल्स पढ़े थे, स्किपिंग ऑफ जनरेशन बेटा हो रही है। इस जनरेशन में बीमारी नहीं थी लेकिन इस जनरेशन में बीमारी आ रही है, फिर इस जनरेशन में बीमारी नहीं थी, इस जनरेशन में बीमारी आ रही है, मतलब ये ट्रेट क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, दिस इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। अब दिमाग में ये आएगा ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो ध्यान से देखो बेटा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था कि जो है मदर से जो है सन्स और डॉटर्स दोनों को ट्रेट पास ऑन होगा और सन से जो है डॉटर्स को होगा, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे इनहेरिटेंस नहीं नजर आ रही। सो दिस पेडिग्री इज फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। दोनों पेडिग्रीज में बेटा डिफरेंस क्लियर हुआ, डोमिनेंट में एंड रिसेसिव में। अब बेटा नीचे आओ इस पेडिग्री की तरफ। इस पेडिग्री में देखो बेटा, फादर और मदर में से जो मदर थी वो अफेक्टेड थी, अगली जनरेशन में बेटा अफेक्टेड है, और उससे अगली जनरेशन में जितनी डॉटर्स हैं वो अफेक्टेड है। तो सबसे पहले हम जब भी पेडिग्री सॉल्व करते हैं आपने क्या लिख लेनी है, जनरेशंस, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, ताकि आपको पेडिग्री सॉल्व करनी इजी हो। पहली जनरेशन में ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, दूसरी में भी एक्सप्रेस हुआ, तीसरी में भी एक्सप्रेस हुआ, तो डेफिनेटली ये बेटा कौन सा ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, अब फिर दिमाग में आएगा ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ठीक है बेटा, तो ऑटोसोम सेक्स लिंक्ड इसलिए होगा बेटा, ये देखो, क्योंकि जब फादर में ट्रेट आया तो अगर ये ऑटोसोमल होता तो सन्स और डॉटर्स दोनों में ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन फादर से ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ डॉटर्स में पास ऑन हो रहा है। इट मीन्स डेफिनेटली दिस ट्रेट इज
एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में अगर फादर अफेक्टेड है तो वो ट्रेट डेफिनेटली किस में जाएगा, डॉटर्स में जाएगा। अब बच्चे ये वाली पेडिग्री देखो, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, ट्रेट इस जनरेशन में गया, अब अगली जनरेशन में सन्स आर अफेक्टेड, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, इट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन है, तो ट्रेट बेटा क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, मदर से अब जो ट्रेट सिर्फ और सिर्फ सन्स में पास ऑन हो रहा है, सो देयरफॉर दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। क्लियर। अब लास्ट पेडिग्री को बेटा ध्यान से देखो, ट्रेट हर जनरेशन में जा रहा है और सारी जनरेशन्स में सिर्फ और सिर्फ जो मेल्स हैं वो अफेक्टेड है। तो हमने रूल में ये पढ़ा था, जब मेल टू मेल इनहेरिटेंस हो किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी पेडिग्री चार्ट में आपको सिर्फ मेल्स अफेक्टेड दिखें, तो वो ट्रेट डेफिनेटली क्या होता है बच्चे, वाई लिंक ट्रेट। सो 5 पेडिग्री की मैंने एग्जांपल्स दी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड वाई लिंक्ड। अब आप इजीली पेडिग्री चार्ट्स को देख के जो है वो यू कैन गेस आउट, और आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो और ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रेट ऑटोसोम्स में डिसऑर्डर की वजह से है या वो ट्रेट जो है वो एक्स लिंक्ड है। क्लैरिटी है बेटा। अब हम करेंगे बेटा दो एनसीईआरटी में जो है वो आपको 2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं पेडिग्री से रिलेटेड। नाउ वी विल डू दैट एग्जांपल्स। हाँ जी बेटा, अब एनसीईआरटी में पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड 2 एग्जांपल्स बेटा आपको दी हुई है। ये 2 आपको उन्होंने पेडिग्री चार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पेडिग्री चार्ट इज फॉर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब इसे हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं, बिकॉज हर जनरेशन में ये ट्रेट खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे हैं और अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी हैं, सो दैट इज वाई दिस ट्रेट इज कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब अगर हमने देखो जीनोटाइप फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अफेक्टेड पेरेंट है, डोमिनेंट ट्रेट है, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए पेरेंट का जीनोटाइप ये भी हो सकता है बेटा कैपिटल M एंड कैपिटल M स्मॉल m भी हो सकता है। मदर इज अनअफेक्टेड, मतलब ऑब्वियसली जो है फीमेल जो है दैट इज डोमिनेंट और फादर जो है वो रिसेसिव है, तो स्मॉल m। ठीक है, अब जो फीमेल है उसका जीनोटाइप अगर डोमिनेंट हम मान के चले तो वो होमोजाइगस भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जीनोटाइप होमोजाइगस होना चाहिए या हेट्रोजाइगस, तो आप बेटा अगली जनरेशन में देखो, अगर हम सपोज करो आप सिर्फ ये जीनोटाइप लेके चलते हो कैपिटल M एंड इधर से जो फादर है वो क्या है स्मॉल m, तो आगे आने वाली जनरेशन्स में बेटा सारी जनरेशन्स क्या होंगी कैपिटल M स्मॉल m, मतलब सारी जो बच्चे हैं वो क्या आने चाहिए, अफेक्टेड आने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो अनअफेक्टेड बच्चे भी आ रहे हैं। इट मीन्स ये जीनोटाइप नहीं आएगा, जीनोटाइप क्या आएगा बेटा कैपिटल M स्मॉल m, क्योंकि जब कैपिटल M स्मॉल m बेटा आएगा तभी हमारे पास चांसेस होंगे अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स आने के। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने जीनोटाइप फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट जनरेशन में ऑब्वियसली बेटा जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा कैपिटल M स्मॉल m, और जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा स्मॉल m, क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो डोमिनेंट वाली जीन जो है वो खुद को क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। सिमिलरली इस जनरेशन में भी हमारे पास अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स अनअफेक्टेड है तो सबका जीनोटाइप क्या आएगा स्मॉल m। सिमिलरली जब अफेक्टेड इंडिविजुअल की शादी अनअफेक्टेड से हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रेट पास ऑन होगा तो अफेक्टेड इंडिविजुअल का जीनोटाइप आएगा कैपिटल M स्मॉल m एंड अनअफेक्टेड का आएगा स्मॉल m। तो बेटा पता चला पेडिग्री अगर आपको दी हो तो जीनोटाइप्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से एनसीईआरटी ने बेटा एक और एग्जांपल दी है, दैट इज सिक्कल सेल अनीमिया। सिक्कल सेल अनीमिया आपने पढ़ा है कि रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब पेडिग्री को देख के ये बच्चे पता चल रहा है यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन्स हैं, पेरेंट्स अनअफेक्टेड थे लेकिन बच्चे में वो डिजीज एक्सप्रेस हो रही है। नेक्स्ट
ये पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, तो इस जनरेशन में वो डिजीज जो है वो क्या कर रही है, खुद को एक्सप्रेस कर रही है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हुआ। अब जीनोटाइप फाइंड आउट करना है। अफेक्टेड बच्चे हैं, राइट, अफेक्टेड बच्चे हैं मतलब इनका जीनोटाइप क्या होगा, इनको सिक्कल सेल अनीमिया है तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, HbS, राइट। अब हमने ये पढ़ा है, जब आपने सिक्कल सेल एनीमिया पढ़ा होगा, कि दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं, तभी अगली जनरेशन में जो रिसेसिव जीन है वो खुद को एक्सप्रेस करेगी। तो इट मींस डेफिनेटली पेरेंट्स का जीनोटाइप बेटा क्या होगा, HbA-HbS। तो दीज विल बी द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये बेटा क्या हो जाएंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हो जाएंगे, ठीक है, और दे कैन बी कैरियर्स ऑल्सो। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें ये पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा इन आगे जो है बच्चों में वो डिजीज एक्सप्रेस कर रही है। इट मीन्स बेटा डेफिनेटली इन पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, दे विल बी प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तभी बच्चे में ये जो डिजीज है वो एक्सप्रेस करेगी। और जिन इंडिविजुअल्स में नहीं एक्सप्रेस कर रही, मतलब वो या तो नॉर्मल है या क्या है, कैरियर्स हैं। क्लियर हो गया बेटा, दीज टू एग्जाम्पल्स आर क्लियर जो एनसीईआरटी में गिवन है। हाँ जी बेटा, अब नीट में पीवाईक्यू में से मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए। पहली एग्जाम्पल में बेटा आप इस पेडिग्री को ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये आया हुआ है, व्हाट डज द बिलो पेडिग्री कंक्लूड। आपको ये पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये पेडिग्री चार्ट से क्या पता चलता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। देखो बेटा कैसे पता करेंगे, सबसे पहले लिखो जनरेशंस, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे जनरेशन 4। अब अपनी ऑप्शंस को ध्यान से देखो और इस पेडिग्री को ध्यान से देखो, देखो क्या ये ट्रेट हर जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। पहली जनरेशन में पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, लेकिन अगली जनरेशन में वो ट्रेट आया ही नहीं, ठीक है। इट मींस डेफिनेटली डोमिनेंट की पॉसिबिलिटी तो क्या हो जाएगी, रूल्ड आउट, डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा। दूसरा देखो, बात करते हैं रिसेसिव, यहाँ पे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन बच्चे में वो ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब स्किपिंग ऑफ जनरेशंस आ गई बेटा। देन यहाँ पे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, लेकिन बच्चे में वो डिजीज एक्सप्रेस हो रही है, मतलब डेफिनेटली क्या है, रिसेसिव है। अब कैसे पता चलेगा ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। तो अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट बच्चे ये होता तो फादर से डॉटर में तो जाना चाहिए था, फादर से डॉटर में ट्रेट गया ही नहीं, मदर से सन में ट्रेट नहीं गया। इट मींस दिस इज नॉट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बट दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर बेटा, ये एग्जांपल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ अ सर्टेन सेक्स लिंक्ड ट्रेट इन ह्यूमंस। आपको किसी सेक्स लिंक्ड ट्रेट की इनहेरिटेंस बताई गई है इस पेडिग्री चार्ट में, आपने ये बताना है द ट्रेट ट्रेस्ड इन द पेडिग्री चार्ट इज, इस पेडिग्री चार्ट में जो ट्रेट है वो क्या है बेटा, वेदर इट इज डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, रिसेसिव एक्स लिंक्ड, डोमिनेंट वाई लिंक्ड या रिसेसिव वाई लिंक्ड। अब स्टार्टिंग में हमने जो रूल्स किए थे उनको याद करो। वाई लिंक्ड ट्रेट क्या होता है कि सिर्फ मेल टू मेल ट्रांसफर होगी, आपको पेडिग्री चार्ट में सिर्फ और सिर्फ वो कैरेक्टर मेल्स में दिखेगा, लेकिन बच्चे यहाँ पे तो फीमेल्स में भी वो कैरेक्टर आ रहा है। इट मीन्स दिस इज नॉट वाई लिंक्ड ट्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये ट्रेट रिसेसिव है या डोमिनेंट है, तो आप ये देखो हर जनरेशन में ये ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है। उसके बाद बेटा देखो फीमेल्स हैं, तो फीमेल से ये ट्रेट बेटा किसको जा रहा है, आगे सन्स में ये ट्रेट जो है वो पास ऑन हो रहा है। सो दिस ट्रेट इज बेटा डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट। क्लियर हुआ बेटा। सो आई होप पेडिग्री से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। सो फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़, like, share and subscribe GBC. Thank you.